हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT हिंदी का जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें क्या कुछ रहा, कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, क्या प्रोसेस था, किस तरीके के प्रश्न मुझसे पूछे गए, हिंदी व्याकरण से कौन से प्रश्न पूछे गए, डेमो किस प्रकार से मैंने दिया और हिंदी साहित्य में मुझसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा जो इंटरव्यू था, हिंदी सब्जेक्ट मेरा था और 6 तारीख को 6/3 मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पेपर था, मेरा सॉरी डैम वो इंटरव्यू था। मॉर्निंग शिफ्ट में ही था। 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और हम 8 बजे लगभग वहाँ पहुँच गए थे। और उन्होंने जैसे कि उन्होंने टाइम दे रखा था 8-10 का रिपोर्टिंग टाइम, उसके तुरंत बाद ही 10 मिनट बाद ही उन्होंने 8-10 पे हमें अंदर लेके गए और सभी जो कैंडिडेट थे हम अंदर चले गए। और जाते ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने लगा। बहुत ये बताने में थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन बहुत ही सहजता से सारे काम हुए, बहुत ही आसान आराम से। और मेरा जो था शुरू के 3-4 बच्चों के बाद ही मेरा नंबर था। और जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत थी वो उन्होंने देखे और फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपको फ़ाइल अपने पास नहीं रखनी है, आप अपनी फ़ाइल कोई आपके साथ आया है तो उसे बाहर दे दें। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एकदम हम फ्री, खाली हाथ। एक तो आपको वॉच नहीं पहन के जानी है, मैंने वॉच भी पहनी थी, तो मैंने वो उन्होंने वॉच सभी बच्चों की उतरवा दी थी। हमने वॉच उतार दी और अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, अपनी फ़ाइल थी ओरिजिनल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो साथ गए थे हमारे, उनको हमने बाहर पकड़ा दी। उसके बाद हमने वेट किया और इस प्रोसेस में जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो 9 बज गए थे और लगभग हमने 1 घंटा हम सब बैठे रहे। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था वो बच्चे बैठे रहे और उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास चीफ जो सेक्रेटरी हैं वो आ गए थे, चीफ नहीं सॉरी, जो सेक्रेटरी थे वो आ गए और उन्होंने थोड़ा-सा अपने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको किसी भी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत जो है पहचान है, चाहे वो आपने यूनिवर्सिटी की हो या अपने स्कूल लेवल की हो, आपने कहाँ से पढ़ाई की, कॉलेज में आपने कहाँ से कौन से यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली, इस तरीके की। और पर्सनल आपसे अगर कोई पूछते हैं वो तो भी आपको नहीं बताना है। साथ में उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर गलती से आपके मुँह से निकल भी जाता है तो कुछ गलत भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी थोड़ी-सी एक लगभग थोड़ी-सी अपनी 20-30 मिनट की उन्होंने स्पीच दी, काफ़ी बातचीत की, अच्छे से रिलैक्स करवाया। और उसके बाद फिर जैसे कि बातचीत करते-करते 11 बज गए थे और 11 बजते ही जैसे कि हम लोगों के मन में ये रहता है कि इंटरव्यू हमारा शुरू नहीं होगा, ऑफ़िसर हैं, कौन आ जाएगा, इतनी समय पहले से नहीं आने वाले। तो ये था कि 11 बजकर सही 11 बजे हमें ऊपर लेकर गए, ऊपर वाली फ्लोर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नीचे की फ्लोर पर हुआ था। और ऊपर की फ्लोर पर क्या था कि जो है आपके 4 बोर्ड हमारे बैठे हुए थे, तो मेरा बोर्ड नंबर 3 में आया था नंबर। और फिर जो सेक्रेटरी साहब हैं वो अपने रूम में लेकर गए, 4 डिब्बे वहाँ पर रखे थे, जिस तरह के अपने किचन के डिब्बे होते हैं, उसी तरीके के डिब्बे थे और उनमें पर्चियाँ डाली हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि सभी डिब्बों को घुमा फिरा दो, तो मैंने घुमाई फिराई सभी को। और फिर हम 4 कैंडिडेट बैठे थे, चारों को हमने हमें कहा कि आप इनमें से कोई। इससे पहले की प्रोसेस में क्या था कि जैसे ही हम ऊपर गए थे थोड़ा-सा, तो चाय कॉफ़ी वहाँ रखी हुई थी कि चाय कॉफ़ी आप पी लो। और ऊपर जाने के बाद क्या है कि ये रैंडमली था, कोई भी 4 बच्चे चले जाओ, ज़रूरी नहीं था कि आपका रोल नंबर पहले है तो पहले ही वो बच्चे जाएँगे। जो जैसे कि मेरा शुरू के 4 में ही नंबर था, लेकिन मैं पहले थोड़ा फ्रेश होने के लिए चली गई टॉयलेट वॉयलेट के लिए और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, घर से साढ़े 3-4 बजे निकले थे, तो सफ़र में भी काफ़ी थक गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ चाय कॉफ़ी पी लेती हूँ। मैंने जैसे ही कप में डाला तो मुझे पता चला कि 4 बच्चे अंदर जा भी चुके हैं, जबकि पहले 4 में मुझे जाना था। थोड़ी-सी मुझे ये हुई और मैंने वो चाय का कप भी वहीं रख दिया और फिर मैंने अपना क्या हुआ कि दूसरी स्लॉट में जो पहले 4 के बाद जो अगले 4 गए, उनमें ही मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गई।
तो वो मैं आपको बता रही थी कि जो पर्ची थी वो पर्ची उठवाई, और पर्ची उठवाने के बाद उन्होंने हमें कहा कि आपका बोर्ड नंबर 3 है, आपका बोर्ड नंबर 4 है। हमने खोला और उसके बाद वो फ़ोटो वोटो लेते हैं, कुछ बायोमेट्रिक होती है, और बायोमेट्रिक होने के बाद मेरे जैसे पर्ची में बोर्ड नंबर 3 था तो मैं बोर्ड नंबर 3 के आगे जाके बैठ गई, और जिसका बोर्ड नंबर 4 था वो बोर्ड नंबर 4 के आगे जाके बैठ गया। बोर्ड नंबर जैसे मेरा 3 था तो ये नहीं कि वहाँ 3 बच्चे इकट्ठे हो गए, 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, नहीं। जब मैं अंदर चली गई उसके बाद ही उन्होंने किसी दूसरे बच्चे को वहाँ पर भेजा था, और जब मैं अकेली बैठी थी तो एक बच्चा अंदर था। तो ऐसा हमारा प्रोसेस था। तो जैसे ही वो अंदर वाली लड़की निकली तो उसके बाद मैं अंदर गई। जैसे कि आप सभी को पता है, अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद उन्होंने बैठने के लिए कहा, और बैठने के बाद उन्होंने, बैठने से पहले ही मेरे जो बोर्ड कमेटी थी उसमें 3 लेडीज़ थी और 1 ही जेंट्स थे। और बैठने के बाद उन्होंने, बैठने से पहले ही जो एक उसमें स्टाफ में एक मेंबर थी, 4 कमेटी मेंबर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बैठने से पहले ही मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने बोला। फिर तो बैठने वो मैंने कहा कि मैम आजकल, फिर मैं उस दौरान मैं बैठ चुकी थी कि मैम मैंने आजकल, मैं फ़िलहाल अभी मैं स्कूल में पढ़ाती थी पहले, लेकिन अभी मैंने अपना स्कूल छोड़ रखा है। तो बोले आप पढ़ाते थे, पढ़ाती थी या पढ़ा रहे हैं? तो मैंने कहा मैम ये 2019 में जब से ये वैकेंसी आई है तब से मैंने अपना स्कूल छोड़ा है, और इससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी। तो उन्होंने पूछा कि आप कब से कब तक स्कूल में पढ़ाया आपने? तो मैंने कहा मैम 2011 से लेकर और 2019 तक मैंने पढ़ाया है स्कूल में। आरो भाग 1 और आरो भाग 2 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो मैंने पढ़ाई है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, तो आप हमें कुछ पढ़ाकर दिखाएंगे? ऐसे बोला। जो जेंट्स मेंबर थे उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप कुछ पढ़ाकर हमें दिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पर? तो मैंने कहा यस सर। मैंने फिर खड़ी हुई मैं, और मैंने कहा कि अपना जो टॉपिक है, फिर मैंने अपना बोला कि आज का जो मेरा डेमो का विषय है वो सरनाम है। जैसे कि मैंने अपना सरनाम का टॉपिक लिया था, तो मैंने पढ़ाया, वो आराम से देखते रहे। मैंने बताया कि सरनाम क्या होता है। फिर मैंने 5-6 3-4 एग्ज़ाम्पल लिखे कि हम एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तरीके से हम समझेंगे कि क्या होता है सरनाम। फिर मैंने तो 3-4 जैसे भी मैंने वो बताया। उसके बाद फिर मैं लिखने लगी कि सरनाम मूल रूप से 11 होते हैं। तो इसी दौरान उन्होंने मुझे बुला लिया था। मैंने सरनाम की परिभाषा बताई, जैसे कि ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, और इस तरह के मतलब जो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं मूल रूप से सरनाम बताने लगी, और सरनाम जैसे ही मैंने लिखे तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है जी, ठीक है, अब आप आगे कुछ मैं शब्द बोलता हूँ, आप लिखिए। तो उन्होंने मुझसे कुछ शब्द बोले, और मैं सच-सच बता रही हूँ, एक शब्द में मुझसे गलती भी हुई है, और थोड़ा-सा वो आप लगा लें कि उस समय की घबराहट लगा लें या कुछ भी लगा लें, क्योंकि देखो ये भी मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ना ही कोई इंटरव्यू की कोचिंग ली थी, और ना ही मैंने अपने जो सब्जेक्टिव पेपर था उसके लिए मैंने कहीं भी कोचिंग ली थी। और इसी दौरान मैं एक ये भी बताऊँगी कि ना ही मैंने कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी 2 बेटी हैं, और मेरी सबसे बड़ी जो बेटी है वो बीकॉम फाइनल ईयर ऑनर्स बीकॉम फाइनल ईयर में है। तो उसके एग्ज़ाम चले हुए थे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था सब्जेक्टिव पेपर में तैयारी करने का। लेकिन जो हमारा 15 दिन के लिए ये पेपर हमारा सरक गया था सब्जेक्टिव पेपर, तो वो 15 दिन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसके लास्ट के 1 वीक में मेरी बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, और वो ही 1 हफ़्ता मुझे पढ़ने के लिए मिला था। और लास्ट के अंतिम 3 दिन की बात भी अगर मैं बताऊँ तो उसमें 3 दिन मेरे घर गेस्ट आ गए थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसी तैयारी है अब वैसा ही पेपर देना होगा, और मैंने 2 दिन ही राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी। तो मैं थोड़ा-सा इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं अब अपने डेमो पर ही आ रही हूँ। जैसे कि कइयों के मन में शंका होती है कि क्या
कुछ किस तरीके से आपने तैयारी की थी, कमेंट्स करके बच्चे पूछ रहे हैं, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, इंटरव्यू की तो मैंने 1 दिन भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये था कि पढ़ाया हुआ था और अभी तो एग्ज़ाम दिया है और पता नहीं अपने-अपने मूड पे होता है कि क्या कुछ पूछेंगे। और हिंदी साहित्य की जो है वीडियो मैं इस पे यूट्यूब चैनल पर डालती रहती थी, तो मुझे ये था कि ये तो मेरा रिवाइज़ है। तो शुरू करते हैं कि मेरा डेमो हुआ, डेमो के बाद उन्होंने मुझसे कुछ वर्ड लिखवाए, शब्द बोले उन्होंने। एक मुझसे समस्या बोला, तो समस्या ईज़ी था, मैंने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने है और हैं, उन्होंने दोनों मुझसे लिखवाए, तो मैंने लिख दिए थे है, ये होता है, और एक हैं जिसके साथ हम बिंदु लगाते हैं, बोले ठीक है, ये भी मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने कठिनाइयाँ शब्द बोला, फिर मैंने कठिनाइयाँ भी लिख दिया और अंत में उन्होंने एक शब्द लिखा शुश्रूषा। तो इसमें थोड़ी-सी क्या हुई कि एक तो जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, उनका बोर्ड जो है दीवार के रूम के इस साइड था और उनकी चेयर जो कमिटी मेंबर थे, उनकी दीवार के दूसरी साइड था, मतलब थोड़ी-सी दूरी पर था। तो तालव्य श था या दंती श था, इस तरीके से सुनने में मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हुई और मैंने शुश्रूषा जो है, इस तरीके से लिख दिया। सॉरी, इसमें भी मैंने इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर मैंने घर आके ये लगाया, तो ये शब्द मेरा गलत था, जो कि मैंने यहाँ पर गलत बताया था। तो इस तरीके से मेरे से ये शब्द लिखवाए और अब जो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे जो बच्चे देखेंगे, शु शुरू, ये श ऐसे छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा और शा ऐसे आएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। मैंने उस वक़्त इस पे ध्यान नहीं दिया। एक शब्द और बोला था, व्यावहारिक, तो ये भी मैंने लिख दिया था, लेकिन एक शब्द जो था वो मेरा गलत था, जो कि क्योंकि मुझे वहीं पर थोड़ा-सा डाउट हो गया था। मैम ने मुझसे कहा कि ठीक है, अब आप आ जाइए, लेकिन घर जाकर इन शब्दों को आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने घर आके देखा, तो वो शुश्रूषा जो शब्द था, वो मैंने गलत लिखा था। मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ कि क्या-क्या मैंने गलत लिखा था। उसके बाद बैठते ही उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि सबसे पहले आगे-पीछे प्रश्न हो सकते हैं, देखो इतना सीक्वेंस से तो ध्यान नहीं रहता है। सर ने ही मुझसे क्वेश्चन किया, टीचर जो मैम थी उन्होंने बाद में पूछा और फिर जो सर ने मुझसे पूछा कि गोदान किसकी रचना है? तो मैंने बताया कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। फिर सर ने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पुट किया कि गोदान में के पात्र बताइए, तो मैंने गोदान के सारे पात्र बता दिए। इसी बीच कट करके सर की बात को और मैम बोलती हैं कि क्या अंत में गोदान हो पाता है? तो देखो मुझे इसमें डाउट था, क्योंकि मैंने एमए 2008 में की थी और मैं श्योरली इस क्वेश्चन मैंने सोचा कि गलत बताती हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं कहूँ कि मैम मुझे अभी इसका ध्यान नहीं है कि हो पाता है या नहीं। फिर मैं सर को छोड़कर फिर मैम ने मुझसे क्वेश्चन पुट करने शुरू कर दिए कि गोदान का क्या अर्थ होता है? फिर मैंने गोदान का अर्थ बताया। फिर तीसरी जो मैम है वो मुझसे क्वेश्चन पुट करती है कि रीतिकाल को कितने भागों में बाँटा गया है? तो फिर मैंने रीतिकाल को 3 भागों में बाँटा गया है, ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध, ऋतिमुक्त, ये मैंने बोला। उसके तुरंत बाद वो सर पूछ बैठते हैं कि क्या आपने स्वच्छंदतावाद का नाम सुना है? तो मैंने बताया कि हाँ जी, मैंने जी, बिल्कुल सुना है। तो बताइए कि स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? फिर मैंने बताया घनानंद बोधा आलम और ठाकुर, ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इसी बीच फिर तीसरी मतलब ये मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए, उस वक़्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि हम ग्राउंड में बैडमिंटन खेलते हैं, तो शटल को कोई भी नीचे नहीं गिरने देता, एक बार इधर से और एक बार उधर से। ना ही तो मुझसे कोई हिंदी व्याकरण का इसके अलावा कोई प्रश्न किया गया और ना ही मुझसे कोई ना हरियाणा जीके का, ना एनईपी का, मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी साहित्य पूछा गया। और वो जो मेरे उसमें कमेटी में मेंबर थे, मुझे लग रहा था कि वो कॉलेज कैडर के हैं और जो सर थे वो शायद आपके स्कूल लेवल के हों या विद्यालय स्तर के हों। तो उन्होंने थोड़ा-सा पूछा कि फिर हिंदी साहित्य में मुझसे और भी बहुत से प्रश्न पूछे। फिर मैम ने क्वेश्चन किया कि प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद कुछ इन्होंने एक शब्द बोले थे कि जब प्रयोग करने के लिए लैबोरेटरी हैं, तो फिर हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद क्या है? तो फिर मैंने उनको अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पर जस्ट ही मैंने इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो डाली थी और उसका बेनिफिट भी मुझे काफ़ी हुआ है, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाती थी। तो मैंने कहा कि मैम जो प्रयोगवाद में जो है
लैबोरेटरी हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद, प्रयोग का मतलब है नए-नए प्रयोग, जैसे कि प्रतीकों, नए-नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, नए-नए बिंब का प्रयोग किया गया, विषय वस्तु के दृष्टिकोण से नए-नए प्रयोग किए गए। तो इस तरीके से मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि फिर सर बीच में क्वेश्चन पुट करते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक रचना, पूछा कि अंधेरे में कविता किसने लिखी? फिर मैंने बताया कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखी है। फिर उन्होंने पूछा कि अंधेरे में, फिर दूसरी मैम पूछती है कि मनोवैज्ञानिक कहानियाँ क्या होती हैं? फिर मैंने मनोवैज्ञानिक कहानियों के बारे में बताया कि मैम इसका मुझे एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन तो नहीं पता है, लेकिन फिर मैं बताने लगी, इतनी ही देर में उन्होंने वहीं से कट करके और फिर मुझसे दूसरा प्रश्न पूछ किया कि जैनेंद्र की कुछ कहानियाँ याद बताइए। तो उस वक़्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तुरंत इतने क्वेश्चन पे प्रश्न मुझसे किए जा रहे थे। तो मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया और फिर मुझे बिल्कुल याद नहीं आई। फिर मैंने सुखदा और विवर्त बोली, ये मुझे नहीं पता कि ये किसकी थी, किसकी नहीं है, मैंने घर आकर भी नहीं देखा। जो मैं आपको अपनी सच्ची-सच्ची बात बता रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझसे फिर सर जो बीच में बैठे थे, उन्होंने मुझसे फिर से एक प्रश्न किया कि रासो साहित्य का आपने नाम सुना है? फिर मैंने कहा जी सर, बिल्कुल रासो साहित्य का नाम सुना है। फिर मैंने बताया रासो साहित्य क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि रासो साहित्य की रचनाएँ बताइए। फिर मैंने पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया, परमाल रासो के बारे में बताया, और इस तरीके से ये प्रश्न मुझसे पूछे गए। अभी फ़िलहाल अगर 1-2 आप सोच रहे हैं कि कितने प्रश्न, जो फिर मुझसे एक प्रश्न और पूछा गया कि नई कविता के कवियों के नाम बताइए, नई कविता में कौन से कवि आते हैं? तो फिर मैंने नई कविता के कवियों में बताया। फिर हाँ, मैं बीच में मेरा रह गया था, रीतिकाल के ऊपर मेरा काफ़ी इंटरव्यू चला है। रीतिकाल के मैंने रीतिमुक्त सर ने पूछा कि स्वच्छंदतावादी कवि कौन से हैं? मैंने बताया। तो मैंने घनानंद का जैसे ही नाम बोला, तो घनानंद का नाम बोलते ही जो तीसरी मैम थी, उन्होंने कहा कि घनानंद की कोई पंक्तियाँ बताइए। मतलब उनमें एक जो टीचर थी, वो तो मुझसे पंक्तियों पे पंक्तियाँ पूछे जा रही थी। और फिर मैंने घनानंद की, मैंने कहा मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रही है पंक्तियाँ। ठीक है, फिर इतनी देर में सर बोलते हैं कि दूसरी मैम बोलती है कि आप बिहारी की कोई पद्धतियाँ बताइए, पंक्तियाँ बताइए। तो मैंने कहा मैम मुझे थोड़ी-सी एक क्षण का थोड़ा टाइम चाहिए, समय चाहिए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने याद किया और मैंने बताया कि वो जो थे कि राजा जयसिंह वाले, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कलिहि सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये पंक्तियाँ मैंने बताई। तो इसी बीच फिर दूसरी मैम पूछती है कि इसका क्या मतलब है? फिर मैंने इसका मतलब भी बताया कि मैम राजा जयसिंह को ये अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से सचेत करते हैं, जो कि अपने राजवैभव मतलब राज कार्यों को छोड़कर और अपने प्रेमिका के उसमें प्रेम में लीन हो जाते हैं, तो ये सचेत करते हैं। फिर मैंने भावार्थ बताया, फिर वो अच्छे से मतलब एक-एक बात को कुदेर-कुदेर के पूछ रहे थे, तो मैंने इसका तो बता दिया था। ना मुझसे कोई हिंदी व्याकरण का कोई प्रश्न पूछा गया, मेरा पूरा जो डेमो है चला 5 या 6 मिनट का। अब आपको वहाँ बैठे-बैठे 5-6 मिनट ऐसे लगते हैं कि मेरा डेमो आधे घंटे चला है, लेकिन वो हार्डली 5, 6, 7 मिनट का ही था, जो मुझसे क्वेश्चन्स पे प्रश्न मुझसे किए जा रहे थे। तो ये था मेरा डेमो। और हो सकता है कोई प्रश्न रह गया हो, मुझे अभी फ़िलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो इतने भक्ति काल तो रह ही गया। फिर भक्ति काल से मुझसे प्रश्न पूछे गए कि भक्ति काल में तुलसीदास के अलावा और किसने राम काव्य लिखा है? तो मैंने बोला, बता दिया कि नंददास जी ने। और देखो मैंने एक ही लेखक का नाम बताया, मैंने और किसी का नहीं बताया था। लेकिन अब मैं नहीं चाह रही थी कि मैं और ज़्यादा बोलूँ और ये और ज़्यादा डीप जाए, इसलिए मैंने एक ही नाम बोला। ठीक है, फिर नंददास का ये बोलने के बाद भक्ति काल में एक मैम ने और प्रश्न किया था, वो प्रश्न मुझे थोड़ा-सा आवाज़ भी नहीं सुनी थी ढंग से, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है कि स्वायत्त सुख या पराये सुख, ये शब्द मेरे सुने हुए थे, कुछ इस तरीके से प्रश्न किया था। फिर मैंने मना ही कर दिया, मुझे वो नहीं ढंग से आ रहा था, कि मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ अटपट बता दिया तो ये और ज़्यादा उधर डीप जाएँगे। तो ये मेरा इंटरव्यू था। भक्ति काल से भी पूछा, कृष्ण काव्य में भी से भी मुझसे प्रश्न पूछा, उसमें से ज़्यादा भक्ति काल में से डीप नहीं पूछा था, बस इतना ही पूछा था। तो ये मेरा इंटरव्यू था। और उसके बाद कहा ठीक है जी, तो आप जा सकते हैं।
फिर मैं उठी और फिर तो शुरू में जब मैंने प्रवेश किया था कमरे के अंदर, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा था कि एकदम से मतलब थोड़ा-सा मैंने फ़ील किया था। और जब मैं बाहर निकली उस वक़्त मैं बिल्कुल सचेत थी, मुझे ध्यान था कि हाँ, मैं इंटरव्यू देके, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो सुनी थी और मैं अंत तक अच्छे से बाहर आई। उसके बाद अब आप मैं बताऊँगी कि मेरे इंटरव्यू में जो मार्क्स लगे हैं 5.8 लगे हैं, और मेरा जो इंटरव्यू है पूरा हिंदी साहित्य पर चला था। बस हिंदी व्याकरण में सिर्फ़ मैंने डेमो दिए थे और 2-3 वो शब्द लिखवाए गए थे मुझसे। इसके अलावा ना हरियाणा जीके का कुछ पूछा, और मैं सोच रही थी कि मुझसे भी एनईपी के बारे में पूछे या कुछ नहीं। बस 3 ही टीचर ने, चौथी मैम ने, जिसने शुरू में मुझसे ये प्रश्न पूछा था, शायद वो बोर्ड मेंबर ही होंगी, जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? हाँ, इसके दौरान एक प्रश्न और था कि आपने स्कूल में पढ़ाया है? तो मैम बोली जो थोड़े कम ही क प्रश्न किए थे, उसने कहा कि आपने स्कूल में पढ़ाया तो फिर क्या पढ़ाया है? मैंने सोचा कि हाँ, इस बार तो कुछ अच्छी बात आई, इस पे तो मैं बोल पाऊँगी। तो मैंने स्कूल में कहा कि मैम, मैंने आरो भाग 1 और आरो भाग 2 की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं और 12वीं में मैंने पढ़ाई हैं। फिर बोले कि उसमें क्या पढ़ाया? तो मैंने चैप्टर के नाम बताने शुरू किए, जैसे भगतिन है, बाजार दर्शन है, पहलवान की ढोलक है। पहलवान की ढोलक तक बोलते ही सर ने मुझसे प्रश्न किया कि चलो, पहलवान की ढोलक पाठ में इसका क्या उद्देश्य है? तो मैंने पहलवान की ढोलक पाठ का उद्देश्य बताया कि सर, पहलवान की ढोलक पाठ में जो बीमारी के कारण पूरा गाँव उजड़ जाता है, और जो पहलवान लुट्टन पहलवान था उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं, और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, ये इस पाठ के यहाँ पर दिए जाने का यही उद्देश्य है कि हमें हमारे जीवन में चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमने धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। ये मैंने उनको आंसर दिया था। ठीक है? और फिर मैंने ये भी बोला कि धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार से लुट्टन ने लिया। उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाने के बाद भी वो कंधे पर टाँग कर अपने बेटों का अंतिम संस्कार करके आता है। बोला ठीक है, ये बीच में ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अंत में मुझसे कहा कि अंत में मेरा सारा ड ये शुरू में बीच में पूछा गया था, अंत में मेरा सारा डेमो हिंदी साहित्य पर था। फिर कहा ठीक है, और अगर एक आध क्वेश्चन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे होंगे, तो नहीं, मुझे ध्यान नहीं है अभी कि और भी कुछ पूछा हो, तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैं कहा कि ठीक है, अब आप जाइए और मैं बाहर आ जाती हूँ। तो ये मेरा इंटरव्यू था सारा, और मुझसे 5.8 मेरे मार्क्स लगे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसा रहा मेरा इंटरव्यू और कैसा नहीं रहा। तो ये था, तो मेरी आज की डेमो का कि डेमो में मैंने बताया आपको, हिंदी व्याकरण से मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस 2-4 शब्द लिखवाए थे। डेमो मैंने सरनाम पर दिया था, क्योंकि मैंने जब बीएड की थी तब भी मैंने इसी पे दिया था, और मेरे सारे टीचर जो है बहुत इम्प्रेस हो गए थे। 1 मिनट के अंदर ही मुझे बुला लिया था डेमो इसमें, बीएड में जब मैंने डेमो दिया था सरनाम पे, और काफ़ी तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि अब भी मैं अपने इसी टॉपिक को सिलेक्ट करती हूँ। बाकी हिंदी साहित्य में क्या कुछ पूछा वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था मेरा आज का इंटरव्यू, और इसमें 5.8 मेरे मार्क्स लगे। अब जो मेरी सिलेक्शन प्रोसेस में कहाँ से कहाँ तक क्या है, इसके लिए मैं एक और वीडियो डालूँगी, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न आपसे पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक और बताऊँगी कि हो सकता है जिन बच्चों का अभी आगे इंटरव्यू है, प्रश्न मन में रहता है कि आपने क्या पहना था? तो मैंने सूट ही पहना था, और सूट के नीचे जैसे कि पैंट थी और सूट था, और जब मैंने तो ये सोचा था कि ठंड नहीं होगी, 10-11 बजे अगर शुरू होगा, तो मैंने कोई ब्लेज़र भी ढंग से अपना नहीं लिया था। ये तो चलते टाइम मैं ब्लेज़र उठा के लेकर गई थी, और वहाँ जाकर मुझे ठंड लगी। ठंड लगी तो मैंने सोचा कि मैं अब ब्लेज़र डाल ही लेती हूँ। वहाँ मैंने प्रेस करवाने के लिए भी कोशिश की, लेकिन कोई प्रेस वाला जो प्रेस गरम नहीं थी, नहीं हो पाया मेरा किसी भी कारण से, मतलब ब्लेज़र प्रेस नहीं हो पाया, तो वो जो मेरा थोड़ा-सा बुझा हुआ था या कुछ भी लगाइए आप, तो मैंने वही ब्लेज़र पहनकर अपना इंटरव्यू दिया था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरे ड्रेसअप जो मैं पहनकर गई थी, वो उस ब्लेज़र के अंदर तो सारा छिप ही गया था, और फिर वो ब्लेज़र जो था थोड़ा-सा बुझा हुआ भी था। देखो, मैं थोड़ी उसमें सलवटें थी, ज़्यादा तो नहीं थी,
लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं थी कि जिस हिसाब से मैं तैयारी करके आई थी अपने ड्रेसअप की, वो सारा गड़बड़ा गया था। फिर उसके बाद एक रबड़ बैंड भी था जो मुझे बालों में वहाँ जाके लगाना था, वो भी मैं घर ही छोड़ के चली गई। और जो क्लेक्चर मैंने लगाया, क्योंकि गाड़ी में बाल मैंने सोचा ख़राब हो जाएँगे तो वहाँ जाके लगा लेंगे, और वो बाल भी मेरे सारे अपसेट हो गए थे और वो क्लेक्चर लगा के ही मुझे वहाँ जाना पड़ा। मतलब जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी उस हिसाब से जाके मेरा अपसेट हो गया। तो मुझे लगा कि इस तरीके से कुछ भी लगा लें अब, आप कुछ भी मान सकते हैं क्या रहा, किसमें मेरे मार्क्स कटे होंगे। और जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। हाँ, पंक्तियों के 1-2 के लिए मैंने ज़रूर ना कही थी कि मुझे नहीं पता, और एक प्रश्न के लिए मैंने ना कही थी कि क्या अंत में गोदान हो पाता है, उसके लिए भी मैंने कहा था कि मैम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। पंक्तियों के लिए भी मैंने आराम से पोलाइटली बोला था कि सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ पंक्ति, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ देखो किसी को भी याद नहीं रहती हैं। तो ये प्रश्न थे। और एक मनोवैज्ञानिक कहानियों में मैंने ना कहा था कि सर अभी मैं इसकी स्पष्ट आपको परिभाषा नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इतना बोलते ही फिर मैं वो उसमें हमने दूसरा प्रश्न पुट कर दिया था, और एक शब्द मैंने गलत लिखा था जो कि मेरी नेगेटिव थी। ठीक है, नेगेटिव मतलब नंबर बन रहे हैं कि हाँ, मेरे मार्क्स कटने के वहाँ पर चांस हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जैसा मैंने दिया था उतने मुझे मार्क्स मिल गए 5.8। और सिलेक्शन में अभी मैं कहाँ तक हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी जो लिस्ट आई है उसमें तो मेरा नाम नहीं है, लेकिन 65 की आई है, तो वो बाद की मैटर है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप कुछ और किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो ये था मेरा इंटरव्यू।